मकसद नहीं, सिर्फ खड़ा करना हंगामा ये मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये आग जलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। जलती है ये आग तो ये आग जलनी चाहिए, जलती है ये आग तो ये आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, माता बहनों के चरण स्पर्श, और जो नौजवान साथी मेरे छोटे भाई समतुल हैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोग के समर्थन और सहयोग से ही मैं हर रविवार आप लोग के समक्ष आता हूं और अपना अभिव्यक्ति आप लोग के सामने रखता हूं, जो जिससे आप लोग का प्यार हमें मिलता है कमेंट के माध्यम से, और मैं अपने समाज सेवा के रास्ते पे आगे बढ़ते रहता हूं। साथियों, अभी कल ही विश्व के सबसे महानतम और कठिन पूजा या व्रत कहे जो छठ पूजा के नाम से जाना जाता है, जो खासकर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। छठ पूजा जिसमें छठी मैया का व्रत रखा जाता है और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, फिर दूसरे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और ये जो उगते हुए डूबते हुए सूरज को अर्घ देना और उगते हुए सूरज को अर्घ देना, ये हमारे जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा शिक्षा और सबक छोड़ के जाता है। सबक के तौर पे ये बताता है कि हे मानव, आप घबराइए मत। यदि आपका समय अभी अंधकार में है, जीवन कष्टमय है, तो कल आपका जीवन प्रकाशमय होगा, कल आपका जीवन सुखमय होगा। आप घबराइए नहीं, आने वाला दिन आपका होगा। और ये उदाहरण हम छठ पूजा के अवसर पर देखते हैं कि जो सूर्य भगवान संध्या में डूबते हुए नजर आते हैं और उनकी आरती होती है, उनकी अर्घ हम लोग देते हैं, ठीक कल सुबह उगते हुए सूर्य की हम लोग अर्घ देते हैं। तो ये हमारे जीवन में कभी ना हतोत्साह होने के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और इसे सबक लेना चाहिए। और दैनिक जीवन में कभी भी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, किसी भी असफलता से या किसी भी धोखा से या किसी भी तरह के कठिनाई से कभी भी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका जीवन कष्टमय होता है, जिसका
समय अंधकार में होता है, उसके आगे प्रकाश जरूर आता है। यह जीवन चक्र में चलते रहता है, जो हम लोग एक छठ पूजा के अवसर पर सीख सकते हैं। इसलिए छठ पूजा के समाप्ति के बावजूद भी हम हमेशा इस सबक को याद रख सकते हैं और अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का विषय है कि मनुष्य के जीवन पर पड़ोसियों का प्रभाव। पड़ोसियों का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पे, इसकी चर्चा हम करते हैं, जिस पर बहुत से साहित्यकार और संस्कृत के विद्वान तर्क दिए हैं कि संसर्गजः दोष गुणा भवन्ति, मतलब संगति से दोष और गुण होते हैं। तो दूसरे तरफ लिखते हैं कि जे रही उत्तम प्रकृति का करी सत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भोजन। मतलब कि जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपको सीखने को मिलेगा। तो दूसरे तरफ बोलते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होंगे, अच्छे विचार के होंगे, उनके लाइफ में अच्छा संगति और बुरा संगति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने मार्ग पे अबाध रूप से चलते रहेंगे। अभी दोनों महान साहित्यकार और विद्वानों का बात है, लेकिन ऐसा सुनने में लगता है कि विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही वक्तव्य सत्य एवं तथ्य परक है, परिस्थिति जन है, जिसका मतलब है कि दोनों अपने अपने जगह पे सही है। तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में, चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन सर्प का विष चंदन में प्रवेश नहीं करता है। और चंदन को उपयोग हम लोग माथे पर लेप लगा के करते हैं, जिसमें वो अपनी शीतलता हमारे दिमाग में भरती है। कहने का मतलब है कि चंदन के तरफ बीजर लपेटे हुए होने के बावजूद भी उस पर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको मैं आगे पड़ोसी के प्रभाव के रूप में, मतलब पड़ोसी का प्रभाव यह है कि ये दोनों चीजें पड़ोस में मिलती है। संगति, संपर्क, ये दोनों पड़ोस में ही मिलते हैं। और सौभाग्य की बात है कि इन दोनों वक्तव्य जो महान विद्वानों और साहित्यकारों द्वारा दिया गया है, उसे मैं खुद उदाहरण के तौर पर अपने आप को रख करके और अपनी जीवन कथा के द्वारा आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा, उदाहरण पेश करने का कोशिश करूंगा। जो भी ग्राम रजवाड़ा और मेरे पंचायत कदमों के अगल बगल के गांव के लोग हैं, वो भली भांति जानते हैं और उनको जानकारी है। बात ऐसी है कि पिताजी की माली हालत बहुत ही खराब थी। इस समय लगभग 1985-1986 का रहा होगा। मेरे पड़ोस में ही मेरे चचेरे भाई श्री शिवनाथ प्रसाद जी, श्री जयलाल प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी और श्री अंकित प्रसाद जी रहते थे और आज भी रहते हैं। और चूंकि मेरा चचेरा भाई लोग मेरे पिताजी के हम उम्र है, अतः उनका लड़का लोग जियालाल
उमालाल और रमेश मेरा हम उम्र है। चूंकि बात उन दिनों की है, अतः मैं बताना चाह रहा हूँ कि शिवनाथ भाई के जो मझला बेटा था उनका नाम उमालाल है। वो उनसे मेरी काफी पड़ती थी, मतलब हम दोनों मतलब साथ साथ चाचा भतीजा के रूप में काफी गांव में प्रचलित थे। चाहे कुश्ती लड़ने जाना होता तब, या किसी से झगड़ा करना होता था तब, या कोई भी काम होता था तो हम दोनों साथ में करते थे। भले परिवार में आपसी मनमुटाव होता था, झगड़ा झंझट हो जाता था, लेकिन मेरे में और उमालाल में हमेशा दोस्ती ही रहती थी। छुप छुप करके हम लोग साथ में ही रहते थे, चाहे किसी से झगड़ा करना होता था तब, या कहीं भी कुछ काम होता था तब। हालांकि तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पड़ोसी का संगति का फर्क कैसे पड़ता है। तो बात ये था कि आय का स्रोत एकदम नहीं था और घर की माली स्थिति बिल्कुल खराब थी, जिसके कारण मैं ये जो आर्थिक स्थिति खराब था तो पड़ोसी का क्या फर्क पड़ा वो बताना चाह रहा हूँ कि शिवनाथ भाई के पास हमेशा भैंस रहता था, तो जिससे उनका क्या होता था, इनकम आते रहता था, जो भी 10, 20, 50, 60 जो भी दूध या दही से। तो मेरे भी दिमाग में वही हुआ कि मैं भी अपने माँ बाबू जी को क्यों ना बोलूं कि हम भी भैंस खरीद लेते हैं और उससे हमारी इनकम होगी। तो यहाँ पे मेरे पास वही विकल्प था, क्योंकि मेरे पड़ोस में वही थे, भैंस पालन और जीविका का साधन था। तो संगति का फर्क ये पड़ता है और यही हुआ। मैं भी बाबूजी को बोल करके मतलब भैंस खरीदवा लिया और शुरू हो गया, हम लोग भी भैंस चलाना शुरू कर दिए। लेकिन संजोग की बात है और सौभाग्य की बात है, या कुछ ऐसा था कि ये जो भैंस खरीदने और ये संगति में पढ़ने से पहले ही जो मेरे घर के बगल में ही श्री जयनारायण प्रसाद जी, श्री जमानंद प्रसाद जी और श्री सत्यनारायण प्रसाद जी, वो भी मेरे चाचा ही हैं और मेरे घर के जस्ट बगल में ही है। तो उनका परिवार पहले से भी शिक्षित है और हम लोग जब अनपढ़ थे, अगल बगल में रहते थे, तभी उनके दरवाजे पर हम लोग जाते रहते थे। तो वहाँ लड़के लोग पढ़ते रहते थे और हम दोनों भाई अगल बगल में बैठ के सुनते रहते थे। और सुनने के क्रम में ही सुरेश भाई जो जमगल चाचा जी के लड़के हैं, वो मजाक के तौर पर, कौतूहल के तौर पर मेरा कान पकड़ते थे और बोलते थे कि सीताराम में बताओ इसका जवाब क्या होगा। और मैक्सिमम हमेशा क्या होता था कि सवाल भले तीसरा क्लास का किए हो या चौथा क्लास का किए हो या पांचवा क्लास का किए हो, चूंकि ये सब क्लास के लड़के पढ़ते थे वहां पे, लेकिन मैक्सिमम बार ऐसा होता था कि मैं सही जवाब दे देता था, या कोई कविता पढ़ने के लिए बोलते थे तो मैं बोल देता था। और धीरे धीरे एक कौतूहल सुरेश भाई के दिमाग में बैठ गया कि मैं तो मजाक के तौर पर पूछता हूँ और ये तो सही बता देता है। और यही सब देख करके सुरेश भाई के मन में हुआ कि नहीं, अब जो भी हुआ उनके मन में, लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी से आग्रह किए कि ये दोनों भाई पढ़ने में बहुत अच्छा है और इनको आप स्कूल में एडमिशन करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हालांकि माली स्थिति तो ठीक नहीं थी, लेकिन गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में बाबूजी हम दोनों का एडमिशन करा दिए। लेकिन पढ़ाई के प्रथम दिन ही कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल के शिक्षक भी एकदम से अवाक हो गए। घंटे 2 घंटे के अंदर ही रामनाथ भैया कवर्गी से लेके मतलब कखगा से लेके पपा तक पूरा 2 घंटे के अंदर ही समाप्त कर दिए।
याद कर लिए। टीचर के शिक्षकों के बीच में ये बहुत बड़ा मतलब आश्चर्य की बात थी। वो एक ही दिन में कर दिए ये पूरा। और इस प्रकार दोनों भाई एक ही दिन स्कूल गए, लेकिन क्योंकि भैया का उम्र ज्यादा था और मेरा कम था, तो भैया 2 क्लास बीच में तड़प गए, मतलब बिना पढ़े आगे उनको प्रमोट कर दिया गया। एक तो पढ़ने में तेज थे और दूसरा क्या था कि उम्र भी था, तो इसलिए शिक्षक लोग भी मदद किए कि उम्र ज्यादा है तो इसको आगे की क्लास में प्रमोट कर देते हैं। और मेरे से 2 साल पहले प्राथमिक विद्यालय राजवाड़ा, ग्राम राजवाड़ा मधुबनी से हाई स्कूल पहुंचे, उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां उनका एडमिशन गांधी उच्च विद्यालय भेरवा सर्किल में हुआ। उसमें भी सुरेश भाई एडमिशन कराने में काफी मदद किए। मदद क्या, वही सहायता किए कि कहाँ जाना है क्या है, हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं था, तो वो गए और वो एडमिशन करा दिए। और उम्मीद के मुताबिक ही भैया अपने क्लास में सेकेंड पोजीशन प्राप्त किए। मतलब फर्स्ट था ननौरा के राजेश भाई, जो आज भी एयरफोर्स में है, मासी फॉरवर्ड अफसर, और भैया सेकेंड पोजीशन पर थे। अब मेरे दिल में उधेड़ बुन लगा चलने, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता था कि मैं कुछ बड़ा कैसे करूं, मैं कुछ बड़ा कैसे करूं। तो मेरा ध्यान था कि भैया यदि क्लास में सेकेंड किए हैं तो मुझे तो बड़ा करना है, तो मुझे तो प्रथम करना पड़ेगा, फर्स्ट आना पड़ेगा। और फर्स्ट आने के लिए हम लोग मैं क्या तरकीब सोचा था, भले पढ़ाई कैसा भी हो, पढ़ाई के साथ साथ टोटका का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता था। मेरे मन में था, हालांकि अभी मैं नहीं मानता हूं कि यदि मेरा 6th क्लास में एडमिशन में क्रमांक 1 होगा तो मैं 1 आऊंगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। और इसीलिए मैं भैया को बोला कि मेरा एडमिशन जब कराइएगा तो आप 1 रोल नंबर हमें दीजिएगा, ताकि मेरा नाम अव्वल रहे, 1 पर आए सबसे पहले। भैया कोशिश किए, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा रोल नंबर 31 आया। 31 पर मेरा एडमिशन हुआ। तो अब पहले तो मैं मायूस हुआ, लेकिन होता है ना कि जिसको कुछ करना होता है वो अपना कैसे भी गन्ना बैठा लेता है। और मैं अपने मन को समझा लिया कि भैया का रोल नंबर 25 था, तो उनका दहाई का अंक, इकाई का अंक निकला, मतलब 25 में से 5 निकला और उनको सेकेंड पोजीशन प्राप्त हुआ। तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं कि मेरा रोल नंबर क्रमांक 31 है तो मेरा दहाई का अंक निकले और मैं 1 आऊं। और परिश्रम तो था ही, इसके साथ साथ मेरा मन का जो उधेड़ बुन चल रहा था वही हुआ। मैं अपने क्लास में प्रथम आया, मेरा रोल नंबर 31 से नंबर 1 पे आया, मतलब 1 आया। मेरा जो 600 अंक में 600 आउट ऑफ 600 मुझे 411 अंक मिला था। और मेरा जो सेकेंड पोजीशन पे हरेंद्र किशोर है, जो अभी इनकम टैक्स में इधर ही गुजरात में है, मेरा हमेशा उससे बातचीत होते रहती है, उनका 397 था। मतलब मैं उनसे केवल 14 अंक आगे आकर के मैं प्रथम किए थे, वो सेकेंड किए थे। और इस क्रम में मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरा जो लाइफ बनाने में सबसे अच्छा महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया तो था मेरा संस्कृत भाषा। मुझे संस्कृत में हरेंद्र किशोर से लगभग 32 या 35 मार्क्स ज्यादा थे, और ओवरऑल में मैं केवल 14 मार्क्स आगे था। इसका मतलब यदि हरेंद्र किशोर से मेरा संस्कृत में 30-35 अंक ज्यादा नहीं होता तो मैं सेकेंड पोजीशन पर होता। और फर्स्ट और सेकेंड क्या होता है, ये बहुत मायने रखता है। आदमी का मनोबल
नीचे और ऊपर होता है, और उस समय मेरा मनोबल पक्का नीचे होता यदि मैं सेकेंड पोजीशन पे रहता। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मन में ठानो और उस पर अमल करो तो वो प्राप्त होता ही है। तो इसके बाद अभी मैं जो बताना चाह रहा था कि ये जो हेलो इससे पहले भी मेरे गांव से हाई स्कूल में भेलवा उच्च विद्यालय में सुरेश प्रसाद, उपेंद्र प्रसाद, जगदीश दास जी, नरेश दास जी और ननका मधुबनी के जियालाल प्रसाद जी और रामाऊ प्रसाद जी सफलता पाए थे। लेकिन जो सफलता मैं और हम दोनों भाई ने कीर्तिमान स्थापित किया वो स्थान नहीं था। लेकिन इससे पहले उस स्कूल के छात्र रहते हुए उपेंद्र भाई मेरे क्षेत्र से मतलब रजवाड़ा मधुबनी कदमवा भटकिया टोला से जो एयरफोर्स में हुए थे, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब भी वो छुट्टी में आते थे, उपेंद्र भाई जब भी एयरफोर्स में थे और छुट्टी में आते थे तो कम समय में ही मैं उनसे काफी चीजें सीख लिया करता था। इंग्लिश ट्रांसलेशन से लेके ग्रामर से लेकर के, और मैं तो उपेंद्र भाई भी मुझे बहुत ही अच्छा तरह से समझाते थे, पढ़ाते थे, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं और उनका मंगल कामना करता हूं। जहां भी रहे, जहां भी हैं वहां खुश रहे और सुखी रहे जो भी। तो मैं बताना चाह रहा था कि पड़ोसी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो संगति का एक तरफ असर था कि मुझे भैंस भी चराना पड़ा। यदि बगल में कोई पड़ोसी भैंस चराने वाला नहीं होता तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और बगल में यदि पढ़ने वाले छात्र नहीं होते, पढ़ने वाले लोग नहीं होते तो मैं आज पढ़ाई में भी नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। लेकिन दूसरे तरफ ये भी बात सत्य है कि जे रही मुद्दम प्रकृति का करी सत्संग और चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रहते हो जन। काफी प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी मैं अपने क्षेत्र में जहां भी जितना भी समय मिला मैं कुछ बड़ा हासिल तो नहीं कर पाया हूँ। एक तो छोटा सा सर्विस प्राप्त किया भारतीय नौसेना में, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन कहावत है ना कि जूते को तिनके का सहारा। तो मेरा परिवार बुरी तरह से बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, आर्थिक स्थिति से तंगी से झेल रहा था और उस परिस्थिति में बिना किसी के सहारे और मैं सर्विस प्राप्त किया और नौसेना में आया और घर की माली हालत ठीक किया। तो मैं मानता हूं कि कोई आईएएस और आईपीएस की सर्विस से भी कम नहीं है। जो मेरी उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि क्या है? मेरा उपलब्धि है कि घर को बर्बादी से बचाने में कामयाब रहा। सब भाई बहन सब लोग अपने अपने जगह पे सेट करने में कामयाब हूँ। थोड़ा बहुत है उसको मैं सेट कर दूंगा, उसमें कोई दुमत नहीं है। अभी तीनों भाई ठीक ठाक है और बड़े भाई का लड़का भी अभी भारतीय नौसेना में है और पनडुब्बी विंग में है विशाखापट्टनम में। तो मैं
कि मेरा पड़ोसी एक तरफ था भैंस चराने वाले और भैंस पालने वाले और दूसरे तरफ पढ़ने वाले, तो मेरे जीवन पे दोनों का प्रभाव पड़ा और दोनों काम किया। तो भैंस चरा करके इनकम भी चलाया, वो भी अच्छी बात है, वो भी खराब बात नहीं है। और दूसरे तरफ अच्छे पड़ोसी थे, समझदार पड़ोसी थे, पढ़ने लिखने वाले थे, शिक्षित थे, उन्होंने कभी भी वैमनस्यता नहीं की और हमें आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमने भी वही किया। मेरा पड़ोसी जो अंचित भाई है, उनका लड़का मनोज पढ़ने में तेज था, तो जब भी मैं भी जाता था तो कुछ परेशानी होती थी, चाहे वो पारिवारिक सलाह देना होता था या पढ़ाई संबंधी, वो मैं पक्का उसको सही सबक सिखाता था, सबक सही बात बताता था। और भगवान की दया से जैसा मुझे अच्छा पड़ोसी के नाते मैं सर्विस पाया, उसी प्रकार मनोज भी आज भारतीय रेलवे में और यही मुंबई में ही पोस्टेड है। तो पड़ोसी का प्रभाव पड़ता है। मनोज के भी मन में वही था कि जब सीताराम चाचा सर्विस प्राप्त कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और अंचित भाई के मन में भी था, भाभी के मन में भी था कि यदि मेरे पड़ोस में कोई सर्विस करता है तो मेरा बेटा भी सर्विस करे। तो ये सोच कहां से आती है? ये सोच तो मन में होता है, लेकिन जब कोई सामने प्रत्यक्षदर्शी होता है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है और वो उसको प्राप्त करने में ज्यादा कोशिश करता है। और जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो कोशिश तब करते हैं जब पड़ोस में आपको अच्छा खासा उदाहरण मिलता है। मुझे अभी एक बात याद आई जिसको मैं बताना मुनासिब समझता हूँ। पढ़ाई के दिनों में जब भी जयराज मेहता चाचा के घर पे कोई भी किसी भी गांव से कोई पढ़े लिखे लोग आते थे, इनकम टैक्स अधिकारी आते थे, तो उनसे जयराम चाचा मेरा बात जरूर बताते थे कि ऐसा लड़का है, पढ़ने में तेज है, ये है वो है। मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ मेरे बारे में बताते थे। और वो जो आते थे वो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते थे और मैं उनको बताता था। वो लोग बहुत खुश होके जाते थे और मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी। मेरे पिताजी को जितनी जानकारी मेरे बारे में नहीं थी, मुझे उनसे ज्यादा मेरा जो चचेरा भाई है जयलाल भाई और राजेंद्र भाई, ये लोग टांगी चलाते थे, मतलब काम करते थे। तो वहां पे जब चर्चा होता था कि भाई कोई बोलता कि मेरे गांव में ऐसा लड़का है, मेरे गांव में वैसा लड़का है, तो वो लोग दपट देते थे, तुम क्या बताएगा, मेरे गांव में मेरे चाचा का लड़का है। एक्चुअली में बाबूजी को जयलाल भाई और में नूनू बोलते हैं, तो मेरा नूनू का लड़का है, इतना पढ़ने में तेज है, तुम्हारा क्या है। और वो लोग मेरे बिहाफ में बाजी लगा लेते थे। तो मैं सुनता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरा चाचा मेरा लेकर के वो लोग बोलते हैं तुम क्या है, मेरा दोनों का लड़का तो पढ़ने में तेज है, उसे तुम्हारा गांव का लड़का नहीं जीत सकता है। तो ये सुनकर के मुझे बहुत खुशी होती थी। एक बार की बात है कि अभी भी सुनील जी है जो शिक्षा मित्र में हैं, उनके पापा जी आए थे जयराम चाचा के घर पे दरवाजे पर ही। तो बात चलते चलते वो अपने लड़के का बात बताए। जयराम चाचा बोले कि हो सकता है कि आपका लड़का तेज होगा, लेकिन ये जो लड़का बैठा हुआ है मेरे को तरफ दिखाते हुए, इससे तेज नहीं होगा। मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे लिए वो खुद बोलते थे कि इससे तेज नहीं होगा। मतलब मेरा प्रतिभा वो बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे और मेरे पर गर्व करते थे। तो ये सब जिंदगी में आते रहता है, चलते रहता है, लेकिन पड़ोसी का अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव दोनों पड़ता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पड़ोसी अच्छा हो। आज अभी तो मैं एक परिवार के स्तर पे बताया, गांव स्तर पे बताया, लेकिन आप देश स्तर पर भी देखेंगे तो यदि पड़ोसी अच्छा है, जिस देश का नेबरहुड अच्छा है,
वहां सीमा पे सेना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और हमारा पड़ोसी देखिए, एक तरफ चाइना है, दूसरे तरफ पाकिस्तान है, रोज गोलाबारी होता है और इतने सेना तैनात होने के बावजूद भी अशांति अशांति होती है। तो आज मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि बहुत ही प्रभावशाली होता है पड़ोसी। तो पड़ोसी से मिलजुल करके रहना चाहिए, सद्भाव बना के रखना चाहिए और कोशिश करें कि पड़ोसी से अच्छा व्यवहार हो, क्योंकि पड़ोसी का आपके जीवन में बहुत ही महत्व है। जो महत्व मैं बता दिया हूं, उसके साथ साथ दिनचर्या में भी बहुत काफी मायने रखता है। बहुत बार ऐसी होती है कि जो चीजें हम पैसा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो चीजें हम पड़ोसी से मुफ्त में पा लेते हैं, या जो सहायता हम पड़ोसी को कर देते हैं वो पैसा से नहीं पा सकता है। तो जैसे आप अचानक बीमार पड़े, आपके घर में बूढ़े माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, तो उस समय आपका कोई भी बाहरी रिश्तेदार काम नहीं आएगा, उस समय आपका पड़ोसी ही काम आएगा। इसीलिए या आप पड़ोसी के काम आओगे। ये परस्पर संबंध है, अनुनासरा संबंध है पड़ोसी का आपके बीच। तो इसीलिए पड़ोसी अच्छा हो, नहीं हो तो आप कोशिश कीजिए संबंध बनाने का कि अच्छा रहे। और जो मेरे साथ हुआ, ये आप लोग उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। और मैं यही आग्रह करूंगा कि हमेशा सजग और सतर्क और एक अच्छा पड़ोसी के साथ संबंध रखिए। मैं आज इतना ही कह करके अपना फेसबुक लाइव को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।